ये है तरुण शर्मा जो 15 देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पैरा कराटे में इन्होंने इंडिया का नाम कई बार रोशन किया और आज अपने गुजारे के लिए ये सब्जी बेच रहे हैं। इंटरनेशनल बॉक्सर दिनेश कुमार ये आज आपको आइसक्रीम बेचते हुए मिलेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर कमल कुमार वाल्मीकि ये गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। भारत की तरफ से 6 बार नेशनल खेल चुकी बास्केटबॉल प्लेयर इंदिरा मोमोज बेच रही हैं। इन एथलीट्स ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भारत को रिप्रेजेंट करने में या फिर भारत के लिए खेलने में लगा दिया, लेकिन भारत ने इन्हें रिटर्न में क्या दिया। खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ कोई मदद मिली होती तो आज बॉक्सिंग में बहुत नाम कमाया होता मैंने। ये जो मेडल देख रहे हैं इससे ज़्यादा मेडल होते। दुख इस बात का होता है कि खेलने के बाद भी एक 4th क्लास की नौकरी भी ना मिली कहीं। मेरा नाम इंदिरा है और मैं 6 नेशनल खेली हूँ और मैं चाहती हूँ सरकार से यही गुजारिश है कि जो नेशनल प्लेयर है उनकी जॉब होना चाहिए। मेरे पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया है मेरे ऊपर। मुझे बाहर देश विदेश भेजने के लिए कैंप्स में या टूर्नामेंट के लिए उन्हें काफी कर्जा हो गया है, जिस कर्जे को चुकाने के लिए मुझे पापा के साथ फुल पे बेचनी पड़ रही है। किसी भी सरकार ने कोई सहायता नहीं की है, ना ही तो पिछली जो सरकार गई उसने और ना जो अब है, कोई सरकार की तरफ से मुझे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। घर में पैसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो एशियन गेम्स मेडलिस्ट हो चाहे वो ओलंपिक मेडलिस्ट हो। Harish is not shy to work at the tea stall with the Asian Games bronze medal around his neck. हर ओलंपिक के बाद हम एक सवाल पूछते हैं कि आखिर भारत मेडल्स क्यों नहीं जीता। भारत की ओलंपिक की हिस्ट्री 125 साल की है और सिर्फ 41 मेडल्स 150 करोड़ की पॉपुलेशन में इतने कम मेडल्स क्यों। मेरा नाम सीमा है, मैं डिस्कस थ्रो करती हूँ, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम विराट सिंह है और मैं एक हैमर थ्रोअर हूँ। हम इंडिया के पहले बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है। मेरे अंडर पैरा में सबसे बड़ा नाम जो है वो सुमित अंतिल है। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, ओलंपिक रिकॉर्ड किया है, एशियन रिकॉर्ड किया है। मैक्सिमम सभी इवेंट जितने वो खेला है सब में गोल्ड है। मैं रोहित टोकस इंटरनेशनल बॉक्सर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और लास्ट 10-12 साल से करंट इंडियन टीम का एथलीट भी रहा हूँ। So today we are with पूजा तोमर, India's most accomplished MMA fighter। कोई भी देश अगर स्पोर्ट्स में ग्रो करना चाहता है तो उसके ये 4 पिलर मजबूत होने चाहिए। पहला, ग्रास रूट आइडेंटिफिकेशन। आप 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से टैलेंट हंट कैसे करोगे। दूसरा, कोचिंग एंड स्पोर्ट्स साइंस। आखिर एथलीट को ट्रेन कौन करेगा। वर्ल्ड क्लास कोचेस, बायोमैकेनिक लैब्स, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग। एंड लास्ट, फेडरेशन, गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। तो आखिर इंडिया में ये चारों पिलर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जहाँ वो एक ओलंपिक्स में 15-15, 20-20 मेडल ले आते हैं, इंडिया सिर्फ एक मेडल। पूरे आज तक ट्रैक एंड फील्ड में उसके 2 मेडल हैं, वो दोनों ही नीरज चोपड़ा के हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। आज तक जब से ओलंपिक्स हो रहे हैं ट्रैक एंड फील्ड में सिर्फ 2 मेडल है इंडिया के पास। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया में टैलेंट खुद जाके बताना पड़ता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे अपने पास रखो। जैसे सोशल मीडिया जब से आया है ना तो ये चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। हालांकि मैं चाइना नहीं गया हूँ, ये तो खेल ली है, चाइना गई है। वो क्या करते हैं, स्कूल से ही ना बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी बच्चे की पोस्टीरियर चेन कैसी है या फिर इसकी लेंथ कैसी है, इसकी ग्रिप कैसी है, वो उसी हिसाब से बच्चों को स्पोर्ट्स चूज़ करवाते हैं। उसी फील्ड में उनको लेके जाते हैं, डालते हैं, उनके ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके साथ है उनका ये नहीं होता कि ये मेरा कोच है, अगर इसने मेरा नाम नहीं लिया या फिर ये वो बंदा है इसने नहीं लिया तो ये एथलीट ही नहीं बन पाएगा। नहीं, उनको हर सेशन के बाद उनको पता है कि इस लेवल तक मैं कोच हूँ, इस लेवल के बाद ये कोच है, इस लेवल के बाद ये कोच है, तो वो उसी के हिसाब से ना बच्चे को आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो मेरे पास 6 स्टेट मेडल हैं, मेरे पास 5 तो गोल्ड हैं और उसके बाद 2 नेशनल मेडल हैं, एक SGFI में और एक खेलो इंडिया यूथ गेम में। और मैंने 5 से 6 बारी अपने स्टेट को नेशनल में रिप्रेजेंट किया है और 4 बारी मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले हैं। इंडिया में कोई भी ट्रायल्स होते हैं वहाँ सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपके पास स्टेट मेडल होना चाहिए। तो स्टेट मेडल मतलब बने बनाए प्लेयर लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई कर रहा है कि जाके ग्राउंड लेवल से उठा के लो। और अदर कंट्री, चाइना हो गए और भी कंट्रीज हो गई, वहाँ क्या होता है गवर्नमेंट टैलेंट को ढूंढती है। And this isn't just a sports problem. In real world too, talent is often not the issue, but finding and managing the talent is. सही लोग होते हैं पर प्रोसेस इतना स्कैटर्ड होता है कि वो स्लिप हो जाते हैं। रेज्यूमेज अलग जगह पे, एप्लीकेशन अलग प्लेटफॉर्म पे, फॉलो अप मिसिंग, इंटरव्यू शेड्यूलिंग का केओस अलग। एक ग्रोइंग टीम में ये सब मैनेज करना एक फुल टाइम जॉब बन जाता है। इसीलिए हायरिंग के इस हेडेक को सॉल्व करने के लिए आई रिलाई ऑन ओडू रिक्रूटमेंट। ओडू का ये ऐप एक स्मार्ट एंड टू एंड हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी जॉब पोस्टिंग बना के उसे सीधा अपनी वेबसाइट
वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो और ट्रैकिंग लिंक्स के थ्रू ये भी देख सकते हो कि एप्लीकेशंस कहां से आ रही हैं, सोशल मीडिया से या जॉब बोर्ड से। हर एप्लीकेशन खुद एक एप्लीकेंट कार्ड बन जाती है जहां रिज्यूमे, कवर लेटर और सारी कम्युनिकेशन एक ही जगह ऑर्गेनाइज रहती है। कस्टम इंटरव्यू फॉर्म्स भेजो, कैंडिडेट्स को कैनवन व्यू में एक ही क्लिक से पाइपलाइन के अगले स्टेज में ड्रैग करो और आप फोन और इन पर्सन इंटरव्यूज को सीधा अपने कैलेंडर से शेड्यूल कर सकते हो। और जब फाइनल कैंडिडेट मिल जाए तो ऑफर लेटर भी सीधा सिस्टम से भेज सकते हो। साथ ही में डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन है, तो जैसे ही कैंडिडेट साइन करता है ऑटोमेटिकली उसका एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ओडू सिर्फ एक रिक्रूटमेंट टूल नहीं है बल्कि एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसपे आपको 45 प्लस एप्स मिलती हैं, इंक्लूडिंग इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, CRM, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ओडू पे आपको पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। और अगर आपको इनका बिजनेस स्वीट चाहिए तो वो ₹580 पर यूजर पर मंथ पे स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप भी अपनी हायरिंग को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं देन ट्राई आउट ओडू रिक्रूटमेंट, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ये अपना बैडमिंटन में और टेनिस में ना 19 साल के तो रिटायरमेंट ले लेते हैं। 20 साल हमारे यहाँ तो 18-19 का स्टार्ट करता है बच्चा। 19 साल का करियर हाँ रिटायर ले लेते हैं। इतने यंग एज में वो ओलंपिक मेडल ले लेते हैं तब तक। अच्छा तब तक हाँ वो मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ बस और क्या करना, कोई जरूरी नहीं। और यहाँ 19 साल के बच्चों को ये नहीं पता रैकेट कैसे पकड़ना है। चाइना में एक हाईली स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स स्काउटिंग सिस्टम है जिसे सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो चाइना में यंग एथलेटिक टैलेंट को ढूंढ पाएं, जिसके लिए वो चाइना के हर एक स्कूल को विजिट करते हैं। फिर अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से बच्चों का एक फिजिकल टेस्ट होता है और जिस बच्चे में भी स्पोर्ट्स का टैलेंट निकलता है उसे एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जहां वो उन्हें एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ इंटेंसिव ट्रेनिंग भी करवाते हैं। कौन सा बच्चा क्या स्पोर्ट खेलेगा वो उसकी पर्सनल चॉइस से ज्यादा उसकी फिजिकल एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि उसकी बॉडी के लिए कौन सा स्पोर्ट ज्यादा सूटेबल है। चाइना की स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स स्कूल में बच्चों के बायोमैकेनिक्स, एंड्योरेंस और टेक्निक पर काम होता है, बल्कि वो वीडियो एनालिसिस, बायोमैकेनिक्स और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस तक का यूज करने लगे हैं जिससे कि वो बच्चों की परफॉर्मेंस सुधार सकें। और जब ये बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलने लगते हैं तो इन्हें बीजिंग और शंघाई में बने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। चाइना के इस टैलेंट हंट से लेकर फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंटिफिक ट्रेनिंग का रिजल्ट आप उनकी ओलंपिक परफॉर्मेंस पे साफ साफ देख सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? मेरा नाम चित्त शर्मा है, मैं फाउंडर हूँ स्पोर्ट्स बुक का और मैं एक एक्स एथलीट रह चुका हूँ बैडमिंटन और थ्रोबॉल में। मेरा दिल्ली ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, नेशनल गेम्स भी खेले हुए हैं, स्टेट्स भी खेले हुए हैं। बहुत बारीकी से इंडियन स्पोर्ट्स को और इंडियन स्पोर्ट्स के लूप्स को देखा हुआ है कि इसमें जो 10 साल पहले जो लूप होल्स थे वो आज भी कहीं ना कहीं हैं और उसकी वजह से जो हमारे अभी रिसेंट के जो एथलीट्स हैं वो सफ़र कर। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न टैलेंट की कमी है फर्स्ट, या फिर स्काउटिंग सिस्टम में कोई दिक्कत है? मतलब ऐसा है कि स्टेट नेशनल में हमारे पास अच्छे लोग हैं बट वो दे कुडंट मेक इट टू द ओलंपिक्स, वो ओलंपिक्स तक पहुंच ही नहीं पाते। वो गैप कहाँ पे है? गैप मेरे हिसाब से स्काउटिंग प्रोसेस में, क्योंकि अभी ना मैं कश्मीर में आर्मी गुडविल स्कूल है, हमने वहाँ पे विज़िट की थी और वहाँ पे ना वहाँ के लैंडस्केप्स को जानने की कोशिश की थी कि भाई यहाँ के ग्रास रूट कैसे वर्क कर रहे हैं इंडियन स्पोर्ट्स में। तो वहाँ पे ना बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को 12-13 साल के लड़के ऐसे मिले कि जो कि 140 प्लस स्पीड से बॉल फेंक रहे थे। तो इट मीन्स कि टैलेंट की कमी तो नहीं है, ठीक है। और मेन चीज़ ये आती है कि उनको स्काउट अब कौन करेगा हमारे देश में, या फिर एक पाथ नहीं बना रखा है क्लियर, कहीं पे भी ये प्रोसेस नहीं है कि आपको स्काउटिंग कैसे करवानी है या फिर आप आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो अब तो आप इंटरनेशनल हो, जब तक आप नेशनल एथलीट थी तो आपको क्या पर्क्स दिए गए जिससे आपको सपोर्ट मिला हो अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए? किस तरीके का कोई सपोर्ट था या फिर आपने खुद से ही वहाँ तक UFC के लेवल तक मैनेज किया? बहुत हार्ड था। जब मैंने MMA स्टार्ट किया तो शायद मुझे लगता है कि इंडिया में ना के बराबर बहुत कम लोग उसे जानते थे। मैं अपना साइड में कोचिंग कराती थी, ट्रेनर की जॉब करती थी, उसी साइड में मैं अपनी ट्रेनिंग भी करती थी। वही हार्ड वर्क करते करते फिर मुझे MFN से एक बार कॉल आता है। उससे पहले मैं वन चैम्पियनशिप खेली, SFL खेली, बट तब तक कोई भी ऐसा ना सोर्स था कि मुझे उस चीज़ में हेल्प हो पाती। और उसके बाद जब मुझे MFN से कॉल आता है तो मुझे MFN की जो ओनर है आयशा मैम, उन्होंने मुझे बाहर भेजा सोमा में ट्रेनिंग करने के लिए बाली। तब मेरा प्रॉपर MMA स्टार्ट हुआ। मेरा करियर 2-2.5 साल से ही MMA में ज़्यादा है। सिर्फ आपको 2-2.5 साल हुए हैं? हो गया है बहुत लंबा टाइम, बट अगर देखा स्पेसिफिकली MMA में इतना समय हुआ है? MMA में पहले जैसे SFL खेली, वन चैम्पियनशिप खेली, बट वो टाइम था कि मुझे ट्रेनिंग का टाइम नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी। मैं यूट्यूब पे देखती थी टेक्निक कैसे करनी है, कोई कोच नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे 2.5-3 साल से मुझे कोच मिले हैं, कोच माइक जो न्यूजीलैंड से हैं, जिसकी गाइडेंस में मैं ट्रेन करती हूँ। अब जैसे यहाँ रूटीन में चलता है अपने, तो वो थोड़ा मिट्टी से जुड़े हुए पहलवानी, कबड्डी वाला, तो बच्चे को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लोड हो गया, मेंटल लोड हो गया और अपना जो न्यूरल लोड है वो बच्चे पे इतना डाल देते हैं कि या तो
बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती। अपना जैसे आपको पता है ना, यहाँ यही है कि अगर रेसलिंग बच्चा कर रहा है तो उसकी हाइट छोटी रहेगी। भाई क्यों छोटी रहेगी, इसका कोई कारण तो होना चाहिए ना। ये होता है जैसे हम 12 की एज के बाद एक है ना प्लेटू आता है अपने अंदर में, सॉरी प्लेट्स होती हैं अपनी, जो ग्रोथ प्लेट होती हैं, अगर हम उसको ज़्यादा फटीक में ले आते हैं ना तो प्लेट्स है ना डिवाइड होना बंद हो जाती हैं और वहीं रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ को इफेक्ट आता है। अगर हमारे कोचेज को इस चीज़ की अगर नॉलेज होगी कि हमें बच्चे को कब लोड देना है कब लोड नहीं देना है, तो हम, मेरे को लगता है कि जैसे रेसलिंग, अगर रेसलिंग को ही हम लेके चलें, एथलेट्स को न लेके चलें, तो जैसे बुल्गारिया है, अपना USA है और अपना जापान है, हम उनकी तरह ही कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोचों को उतना नॉलेज हो जाएगा। वो थोड़े ना एनर्जेटिक ज़्यादा रहते हैं हमसे, उसका यही कारण है, क्योंकि है ना ओवर ट्रेन नहीं करते। हमें है ना एक एक्चुअल डाटा नहीं है हमारे पास कि हमें कितना ट्रेन करवाना है। हम सोचते हैं जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस, बट ये ऐसे काम नहीं करता। ये स्टडी नहीं है कि आप जितना वाइड चैप्टर पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें शरीर के साथ परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म कैसे होगा, हमारी बॉडी के जो कंपोनेंट है वो सभी एक लय के साथ काम में करेंगे। जैसे लोड हमने इस वीक कितना रखा है, नेक्स्ट वीक हम कितना रख रहे हैं, उसके साथ हम खाने को कैसे डिवाइड कर पा रहे हैं। शिक्षा अधिकार कानून 2009 यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलने का प्रावधान है। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ मूलभूत सुविधा मिलने का भी प्रावधान है, लेकिन रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत नव प्राथमिक विद्यालय डगडगिया में बच्चों को शौचालय, खेल ग्राउंड, बाउंड्री जैसी मूलभूत सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आधे से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स ही नहीं है, और जमीनी स्तर पे जो थोड़ा बहुत स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है भी, उसकी भी कोई खास देखभाल या मेंटेनेंस नहीं होती। 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडिया के 23% लगभग 3.5 लाख स्कूल्स में प्लेग्राउंड तक नहीं थे। बाकी एडवांस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो छोड़ ही दो, और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। मैं पेरिस गया था। पेरिस में क्या हुआ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी, तो उसके वर्ल्ड चैंपियनशिप चलते चलते ही मैं देख रहा हूँ बाहर ग्राउंड के चारों तरफ ना उन्होंने छोटे कैबिन बनाए हुए, और वो जो बच्चे डिसेबल नहीं हैं उनको लेके आए हुए स्कूल के बच्चों को, और उनके किसी के हाथ बांध दिया, किसी का पैर बांध दिया, और उनको सिखा रहे हैं कि कल को इनकेस आपके साथ ये हादसा हो गया तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। हमारे देश में है नहीं है। एजुकेशन जो है वो कैसे दिया जाएगा, स्पोर्ट्स अवेयरनेस, स्पोर्ट्स एजुकेशन, हाँ वो कैसे देंगे हम लोग, वो स्कूल से ही आता है भाई, वो स्कूल लेवल पे ही सिखाना पड़ेगा। जैसे हमारे देसी कोच हैं, वो बच्चा आ गया उसको जैसे किसी भी तरीके से कि भाई उसको इतना जोर से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है, वो समाज को समझ रहा होता है, और हम उसको एकदम प्रेशराइज कर देते हैं, अरे तू ये क्या कर रहा है, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। हमने इसमें है ना सीखने को ये मिला कि है ना कभी भी बच्चे को हमें ना नेगेटिव मार्किंग नहीं देनी चाहिए। हमें बच्चे को ये बोलना चाहिए आपने बहुत अच्छा किया, हम इसको इस चीज़ को ऐसे और करके और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चा क्या सोचेगा कि तेरा ठीक था लेकिन तू इसको और बढ़ा सकता है। लेकिन हमारा जो पूरा कल्चर है ना वो यही है, अगर कोच के सर्कमस्टांस में वो चीज़ हो रही है तो उसको बेस्ट बताएगा। अगर बच्चा उससे थोड़ा सा भी अलग चल रहा है तो बोल दिया नहीं तू गलत कर रहा है, यहाँ तक बोल देते हैं तो कामयाब नहीं हो सकता। भैया आपने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, वो डेवलपमेंट फेज में है, क्या पता वो उसके मसल्स कैसे काम कर रहे हैं, उसके टेंडन कैसे काम कर रहे हैं, उसका ब्रेन कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, तो हम उसको नहीं जान सकते, और वो हम तभी जान पाएंगे जब हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे आराम से। अब स्कूलों में आप चले जाओ, स्कूलों में क्या है, वही पढ़ाई चल रही है, बस ABCD क्या है, बस वही सब सिखा रहे हैं। लेकिन एक स्पोर्ट्स से अगर आप स्पोर्ट्समैन चाहते हो कि इतने बड़े देश में यार क्वेश्चन आते हैं 2 मेडल क्यों है, ओलंपिक में 4 मेडल क्यों है, अरे आपने सिखाया है नहीं कि मेडल भी जरूरी है, ओलंपिक भी जरूरी है, आपने वहाँ सिखाया नहीं। आपने सिखाया हिंदी जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, मैथ जरूरी है, लेकिन वो ग्राउंड में भेज दिए। अब वो ग्राउंड में क्या अल्फा बीटा गामा करेंगे। एजुकेशन ठीक है जरूरी है, लेकिन गेम की भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कौन देगा। तो सबसे बड़ा लूप होल हमारे देश में जो है वो स्कूल है। स्कूल से अगर स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट जो शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली आप कहोगे कि जैसे चाइना है 150 मेडल लेके आता है ना ओलंपिक में, हम 200 लेके आएंगे, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा बेटर है। चाइना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी पॉपुलेशन उनसे पहले ज़्यादा थी, और अभी तो शायद इक्वल होगी या थोड़ी कम होगी, लेकिन उनके मेडल मेरे को नहीं लगता हम अभी आने वाले 5 या 10 साल तक उनको बीट कर पाएंगे, उनके जितने मेडल हैं टोटल एथलेटिक्स को लेके चलते हैं, बाकी को तो हम छोड़ दे तो भी। और वो किसी वजह से ही ग्रो नहीं हुए हैं, एक ही वजह रही है उनकी साइंस, वो साइंस को अडेप्ट करते हैं, समझते हैं और उसी पे काम करते हैं। अब सिस्टम में इतने सारे चैलेंजेस मौजूद होने के बाद भी अगर इंडियन एथलीट
1-2 मेडल्स भी ला पा रहे हैं तो दैट इज़ अ बिग डील। और देश के लिए मेडल्स लाने के बाद भी आपको एक अच्छी लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनमें से कुछ भी गारंटी नहीं होता। कितने सारे एथलीट्स हैं जो आज अपना गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने एक पॉइंट पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अब ऐसी स्टोरी सुनने के बाद कौन सा पेरेंट चाहेगा कि उनका बच्चा स्पोर्ट खेले, बिकॉज देयर इज नो फ्यूचर। तरुण कराटे एक पैरा इंटरनेशनल एथलीट थे कराटे में, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी यूएसए में, वो वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत के आए। इंडिया में आए, उनको लगा कि यार कोई एटलीस्ट उनको पिक करना आएगा या फिर उनका एक स्वागत ही होगा गांव में, क्योंकि हर एक एथलीट ये चाहता है कि उसको एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले उसके गांव देहात में। या अब वो इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके आ रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ रहा है, बट वो आया, उसने देखा कुछ भी नहीं, वो बंदा स्कूटर पे बैठ के फिर बस में बैठ के ट्रैवल करके आ रहा है। वहाँ पे बस उसका एक दोस्त मिला जो उसने उसको माला वाला पहनाई, और वहाँ पे ना वो एक सीन रिकॉर्ड हुआ जब उससे पूछा गया कि यार आप बस से आए हो, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए हो, ठीक है, आपका गोल्ड मेडल आया, बट फिर भी आपको कोई भी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा हो ना कुछ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। HDFC ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ चल रहा है 12 लाख रुपए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई उस टाइम पे, और हमने वो उठा के वो स्टोरी लगाई थी। तो उसके बाद जो करण औजला हैं, जो पंजाबी सिंगर है, उन्होंने फिर सीधा तरुण को 8.5-9 लाख रुपए दिए कि भाई आप अपना लोन वोन क्लियर कराओ, और जो भी आगे की जरूरत हो ना तो वो उनको फुलफिल करने के लिए मतलब वो आ गया है। जैसे मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, छोटे से लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जैसे मैं वुशु में एंटर करती हूँ तो मेरी खुद की फैमिली और बहुत लोगों ने बोला कि नहीं ऐसे गेम में नहीं जाना, हाथ पैर टूट गए तो शादी भी कौन करेगा। तो बहुत मुश्किल सफ़र था, बट ये है कि जीत थी अंदर की, हाँ नहीं कुछ तो करना है लाइफ में। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की? आप एमेच्योर लेवल पे आपने क्या सबसे पहले सीखना स्टार्ट किया, और फिर UFC तक कैसे क्रैक किया वो रास्ता? मैंने सबसे पहले स्कूल में कराटे किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद भी वहाँ पे कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी कि कॉम्बैट स्पोर्ट को लेके वहाँ पे कुछ भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मुझे कराटे के बाद वुशु का पता चला कहीं से कि आप हार्ड हिट कर सकते हैं, क्योंकि कराटे में कुछ ऐसे टच वाला कुछ था जिसमें मैंने एक लड़की को नॉकआउट किया तो मैं खुद डिस्क्वालीफाई हो गई। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसे हार्ड कोड गेम चाहिए कि जहाँ मैं अपना हार्ड पंच कर सकूँ। तो उसके बाद मुझे वुशु का पता चला, फिर मैं वुशु को थोड़ा सर्च करते करते मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने सर्च किया कि पूजा को मैं बेस्ट जगह कहाँ भेज सकती हूँ। मैं भोपाल से आई गई, 4-5 साल मैं उधर रही, फिर कंटिन्यू नेशनल चैम्पियन रही, बट वो इतना अचीव करने के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं था माइंड में। ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ चाहिए था। वुशु ओलंपिक में भी नहीं है, वो एशियन गेम तक है। उसके बाद वो चीज़ मुझे बहुत लेट पता चली, और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा हो गया कि मुझे तो ओलंपिक जाना था। फिर उसके बाद में फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी सिस्टर को डॉक्टर बनना था, उसके फीस के लिए मुझे पैसे चाहिए थी। मेरी फैमिली को मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फैमिली के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे कि नहीं मैं अपनी फैमिली को अच्छे से लाइफ दे सकूँ या कुछ करूँ। तो मैंने साइड जॉब स्टार्ट कर दी करनी। फिर जॉब करते करते मुझे MMA का पता चला कि हाँ आप MMA खेलोगे तो उसके जीतने से आपको पैसे भी मिलेंगे। और मतलब जब मैं MMA में मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ना वो ऐसा लगा कि हाँ यही तो चाहिए था। और उससे पहले मैं रोंडा रोजी को देखती थी, और रोंडा रोजी को मैं ये मानती हूँ कि फीमेल जो MMA है उन्होंने ग्रो किया है पूरे वर्ल्ड में। तो वो बहुत मेरे था कि हाँ मुझे एक दिन वहाँ पे होना है। यहाँ तक आना कितना मुश्किल था? आप अपने करियर का एक छोटा सा फ्लैशबैक दे सकते हो? कैसे आपने शुरू किया, क्या क्या दिक्कतें आई, और कितना हार्ड है एक स्पोर्ट्समैन के लिए ग्रास रूट लेवल से इस लेवल तक आना? कितनी मेहनत की आपने बेसिकली? जूनियर का तो ये था भैया कि ठीक है मेडल आ जाते थे, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं थी। फिर शादी के बाद जब गेम शुरू किया तो गांव में होता ना भी फलाने की वो गेम करने लग रही है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सिर पे चुन्नी भी नहीं है, ग्राउंड में लोअर टी-शर्ट डालती है, तो वो थोड़ा सा फेज़ था कठिन, पर हमारे घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया तो मुझे उसकी दिक्कत नहीं आई। फिर बीच में इंजरी आ गई और कोरोना भी आ गया था। उसके बाद का फेज़ था थोड़ा टफ, पर को सब ने साथ दिया, फैमिली ने साथ दिया, तो आज यहाँ पर है। एक एथलीट कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ और सपोर्ट ना मिले तो वो अपने टैलेंट को कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। और सालों से इंडिया में ऐसा ही होते आ रहा है, क्योंकि हमें ये तो दिखता है कि इंडियन एथलीट्स ओलंपिक मेडल लाने की इस लड़ाई में पीछे रह जाते हैं, लेकिन हम उस लड़ाई के बारे में बात नहीं करते जो हमारी सोसाइटी, सिस्टम और करप्शन की वजह से पैदा हुई है, जिससे हर एक इंडियन एथलीट को लड़ना पड़ता है। This is for the NBA Intercontinental
super featherweight. Mandeep Jangra. 4 rounds, Mandeep Jangra versus Ryan Reaver. Jangra from India. Champion of the world from India, Mandeep Jangra. आज तक किसी ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इंडियन ने वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता था। हम इंडिया के पहले बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। बट वो WBF एसोसिएशन का है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फाउंडेशन का। मेहनत सभी करते हैं, पर जो मैंने स्ट्रगल किया यानी अर्जुन अवार्ड और उसके बाद ओलंपिक क्वालिफाइंग में मिस हो गया क्योंकि एक हाथ का ऑपरेशन हुआ था। इसमें 7 हड्डी या 8 हड्डी होती है, 3 हड्डी सड़ चुकी थी। तो उसके बाद मैं लगा रहा ओलंपिक तक, और वो फिर उसके बाद ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने डिनाई कर दिया। उसके बाद वापस आया, फिर नेशनल चैंपियन बना, वो भी बिगर वेट कैटेगरी में 75 kg में। फिर इंटरनेशनल मेडल हुए 75, वर्ल्ड सीरीज की फाइट भी जीता 75 kg में चाइना के विरुद्ध। और उसके बाद मैं वापस 69 में आया। फिर मंगोलिया के लड़कियों की दोनों की टीमें गई हुई थी, जहाँ लवलीना भी खेल रही थी, ओलंपिक मेडलिस्ट, शिवा थापा भी खेला था, वर्ल्ड मेडलिस्ट, मनीष कौशिक, बहुत अच्छे प्लेयर खेल रहे थे। वहां सिर्फ एक ही गोल्ड आया था और मेरा आया था। और आते ही शाम को सिलेक्शन अनाउंस होना था एशियन गेम्स के लिए। तो उसमें यह था कि 4 टीमें भेजेंगे और 4 टीमें इंटरनेशनली भेजेंगे। जो इवेंट में बढ़िया मेडल लेके आएगा हर वेट में वो जाएगा एशियन। और मैं उस इवेंट में गोल्ड लेके आया हूँ जिसमें एक भी गोल्ड नहीं। और ऑब्वियसली मैं सोचूंगा कि मेरा सिलेक्शन है, मैं मेडल अनाउंस किया कि यू आर नॉट सिलेक्ट। मनदीप जांगड़ा, इंडियन बॉक्सिंग लेजेंड, ये रॉय जोन्स जूनियर से साइन होने वाले पहले इंडियन बॉक्सर बने एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू एवर विन अ बॉक्सिंग टाइटल, अ वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने कभी मनदीप को एक्नॉलेज किया हो या फिर ओवरऑल मनदीप को एज अ बॉक्सिंग फेस प्रमोट किया गया हो। थ्रू आउट हिज करियर दे एक्सप्लॉइटेड हिम, दे इग्नोर्ड हिज अचीवमेंट्स। पर जब वो US गए तो उन्हें जाकर रिकॉग्निशन मिली। उन्हें सबसे पहले रॉय जोन्स जूनियर ने साइन कर लिया और उन्हें लीग्स में खेलने का मौका भी दिया गया। बट नाउ ही इज़ नियरली पुशिंग 40 एंड ही इज स्टिल वेरी गुड। लेकिन उनका प्राइम भारत की स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरा ये सिद्धांत था कि मैंने गलत करना नहीं तो झुकना है नहीं, मारूंगा मुक्के मिलेगा सिलेक्शन। बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे मुक्के मारने के साथ पानी भी मारना पड़ता है तो मुझे सिलेक्शन मिलता है। या आप यूँ कह लो कि भाई थोड़ा बहुत कोचों को गिफ्टेड वगैरह ये करना पड़ेगा या सिलेक्शन कमेटी को के डब्बे पहुंचाने पड़ेंगे क्योंकि बोतलें बदलनी। तो मैं जब स्पोर्ट्स किया करता, मेरे सीनियर्स बोतल खरीदे करते ड्यूटी फ्री से। एक तो वो तो थोड़ा बहुत लगा लिया, मैं सोचा कि वो इतनी थोड़ी पियेंगे, 4-5 एक से पूछ लिया तो बोला मेरे ताऊ के लिए लेके जाओ, दूसरे से पूछो बोला मेरा चाचा का लेके जाओ। बाद में पता चलो वो ताऊ और चाचा और सिलेक्शन कमेटी हुआ करती। जब तक आप बॉक्सरों को प्रमोट नहीं करोगे, जब तक आप बॉक्सरों को दिखाओगे नहीं कि ये इस लेवल पे खेल रहा है, मतलब हाईलाइट नहीं करोगे आप किसी भी एथलीट को जो अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी में इंटरेस्ट भी आएगा किसी को देखने का। लीग भी आई थी हमारी बॉक्सिंग की, कब लीग आई कब चली गई पता ही नहीं चला। उसको पैसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी तब मिलता है जब वो कहीं अच्छा कर रहा हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो, चाहे कहीं बाहर मेडल लेके आए हो अच्छे लेवल पर जाके, तब मिलता है, तब सरकार कुछ देती है उसको। अदरवाइज क्या है, कोई कंपटीशन में जाओ ना कोई प्राइज मनी है ना कुछ है। जब तक ये सब नहीं होएगा फेडरेशन भी मिलके नहीं चलेगी और अदर इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देगी, खुद भी नहीं प्रमोट करना चाहते। मेन मुद्दा तो यही है ना, अगर खुद भी करो तब भी एथलीट खुश होंगे कि चलो हमें कुछ मिल रहा है। अभी क्या होता है, साल में एक कॉम्पिटिशन दे देते हैं, नेशनल में सेलेक्ट होंगे, जो मेडलिस्ट होंगे वो कैंप में आएंगे, उसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और दूसरा कोई कराना चाहे प्रो में हो या भी दूसरी फेडरेशन भी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, खैर पहले थी IABF BFI से पहले, तो वो भी कोई इवेंट कराते हैं। तो इनका ये है कि आप लोग क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो इसमें, तो क्यों ना करे, आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें, कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है, आप तो उनको एक्सपोजर दे नहीं रहे हो।
अगर कोई और लोग दे रहे हैं तो आप उनको पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दे रहे? एग्जैक्टली। नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन बॉक्सिंग। जब एक बॉक्सर प्रो लेवल पर जाता है तो उसकी एमेच्योर एलिजिबिलिटी चली जाती है, यानी कि वो इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और अगर उसे वापस आना है तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर कोई बॉक्सर एक्सपोजर या कंपटीशन के लिए प्रो बॉक्सिंग में जाना चाहता है तो उसे देश के लिए बॉक्सिंग छोड़नी पड़ेगी। लाइक जैसे विजेंद्र सिंह और मनदीप जांगड़ा अमेरिका गए तो BFI ने उन्हें रोक दिया। अब स्टेट और नेशनल लेवल एथलीट्स तो छोड़ ही दो, बल्कि जो हमारे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए भी भारत के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कोई भी इंटरनेशनल एथलीट भारत में रहकर ट्रेन नहीं करता। आप नीरज चोपड़ा का एग्जांपल ले लो, जो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए थे। उनके कोच विदेशी थे जिनकी सैलरी के ऊपर 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। टोक्यो ओलंपिक्स से पहले भी नीरज चोपड़ा ने चेक रिपब्लिक, स्वीडन, फिनलैंड, टर्की जैसे देशों में जाके ट्रेनिंग की थी। तो भारत में इस वक्त जो गिने चुने इंटरनेशनल दर्जे के एथलीट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। फैसिलिटीज की इतनी किल्लत है कि सिर्फ 2% से कम लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रह पाते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि भारत भी रशिया, चाइना, अमेरिका की तरह ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करे? साल 2014 में यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप स्टार्ट किया गया था। ये चाइना के प्रोग्राम की तरह ही था। इस प्रोग्राम का मेन काम था टैलेंटेड एथलीट्स को हंट करके उन्हें कोर ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करना, और जो एथलीट्स सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें मंथली स्टाइपेंड देना, ट्रेनिंग में जो खर्चा आएगा वो प्रोवाइड करना। तो बेसिकली खिलाड़ी के ज्यादातर खर्चों को फंड करने की बात की गई थी। ट्रेनिंग और एक्सपोजर के अलावा एथलीट्स को इस प्रोग्राम में परफॉर्मेंस एनालिसिस, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, मेंटल कंडीशनिंग, हर तरीके की फैसिलिटी देने की बात हुई थी। और इस टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को शुरू हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक इस स्कीम के अंडर 775 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा 2021 से 24 पेरिस ओलंपिक्स तक इस स्कीम के अंडर 470 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी तरह खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर सभी स्टेट्स को लगभग 4500 करोड़ के फंड्स दिए जा चुके हैं। आखिर ये इतना सारा पैसा गया कहाँ, ये कहाँ यूज हो गया, किसी को इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। 2018 में इंडियंस मैन हॉकी टीम के हेड कोच हरेंद्र सिंह, इन्होंने बेंगलुरु में मौजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में बन रहे खाने को लेकर कहा था कि मीट में बहुत ज्यादा तेल, फैट का यूज किया जा रहा है। साफ सफाई का ये हाल है कि उनके खाने में कीड़े और बाल तक दिखाई दे रहे हैं। और जिन प्लेयर्स को ये खाना खिलाया जा रहा था वो इंडिया की नेशनल हॉकी टीम के प्लेयर्स थे। तो आप सोचो, जब एक नेशनल लेवल के एथलीट की ये हाल है तो जूनियर लेवल पे क्या होता होगा। और ये चीजें बाहर लाने के लिए उन लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म भी मौजूद नहीं है। अगर वो ज्यादा वोकल होंगे तो उनका स्पोर्टिंग करियर खराब कर दिया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स है, जहां देश भर के बहुत सारे एथलीट्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन खेलने वाले नेशनल और इंटरनेशनल के मिला के तकरीबन 125 एथलीट्स वहां ट्रेन करते हैं। सो दिस हैज टू बी वर्ल्ड क्लास। और नवंबर 2025 में एक खबर आई कि वहां के मेस कॉन्ट्रैक्टर ने 2 करोड़ का बिल पे नहीं किया, जिसकी वजह से मेस में खाना नहीं मिल रहा था और ये सारे एथलीट्स आसपास के ढाबों में खाना खा रहे थे। अगर डाइट रिकवरी में इतनी सी भी कमी हो ना तो एक एथलीट की परफॉर्मेंस में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस की बात करते हो तो एक एक सेकंड, एक मिनट मैटर करती है। और हरियाणा तो फिर भी वो स्टेट है जहां से देश के सबसे ज्यादा एथलीट्स निकलते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 4 हरियाणा के एथलीट्स लाए थे। इसके बावजूद भी अगर वहां के ये हाल है तो बाकी स्टेट्स कहां स्टैंड करते होंगे। जैसे मध्य प्रदेश की स्कूल्स को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हर प्लेयर की डाइट पे 550 रुपए खर्च करने का एक बजट दिया गया था, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्लेयर्स की डाइट पर 550 में से सिर्फ 100 रुपए पर डे खर्च किए जा रहे थे, और इन 100 रुपए में भी 3 टाइम का खाना। इसके अलावा एथलीट्स को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो तो शायद ही हमारे सामने आती होंगी। जैसे उड़ीसा के 18 खिलाड़ी जब 69th नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे थे तो इन्हें ट्रेन की टॉयलेट के पास बैठ के सफर करना पड़ रहा था, क्योंकि इनके टिकट्स ही कंफर्म नहीं थे। इस लेवल की केयरलेसनेस। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बेंगलुरु के हॉस्टल में फीमेल एथलीट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई और फीमेल एथलीट्स को वहां एक नोट लिखकर भेजा गया कि ट्रेनिंग से पहले वो 5 मिनट मैस्टरबेट करें। हालत तो ये है कि इंडियन एथलीट्स के अलावा ये चीजें इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ भी होती हैं। 1928 की इंडियन हॉकी टीम ने भारत को उसका सबसे पहला गोल्ड मेडल जिताया था। 1928 से 64 तक इंडियन हॉकी टीम का एक बहुत बड़ा डोमिनेशन था। मान लो हर एक ओलंपिक में भारत का हॉकी का गोल्ड मेडल पक्का था। इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में टोटल 8 गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं। 1926 से 56 तक इंडियन हॉकी का कंप्लीट डोमिनेशन था। हमने हॉकी में लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीते। 32 के ओलंपिक्स में हमने यूएसए को हॉकी में 24-1 से हराया था, जो आई थिंक आज तक की सबसे बड़ी लीड विन है। एंड इट ऑल चेंज्ड इन 1976। 1976 में इंडियन हॉकी के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद इंडियन स्पोर्ट्स की सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से समराइज करता है। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स के अंदर पहली बार एस्ट्रो टर्फ पे हॉकी खेली गई, यानी कि आर्टिफिशियल टर्फ के ऊपर, और इंडिया ने 7वें नंबर पर फिनिश किया।
इंडिया की जो विनिंग स्ट्रीक थी वो टूट गई। वो इसलिए क्योंकि भारत के पास एक भी एस्ट्रोटर्फ फील्ड नहीं था जिस पे इंडियन एथलीट्स ट्रेन कर सकें, और इन एस्ट्रोटर्फ ने गेम्स की पूरी फिजिक्स बदल के रख दी थी। इससे पहले इंडियन प्लेयर्स की स्पेशलिटी थी कि वो अनइवन घास पे ड्रिबलिंग और रिस्ट वर्क अच्छा करते थे, पर इस सिंथेटिक सरफेस पे आने के बाद गेम स्पीड, फिटनेस और पासिंग पे शिफ्ट हो गया, जिसे प्रैक्टिस करने के लिए यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस के पास एस्ट्रोटर्फ्स थे लेकिन इंडिया के पास नहीं। तो जिस स्पोर्ट में हम बेस्ट हुआ करते थे उसमें हमने अपना क्राउन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की वजह से खो दिया। इन्होंने क्या किया कि हॉकी फील्ड की घास को उखाड़ के उसे काऊ डंग से कवर कर दिया टू मिमिक द एस्ट्रोटर्फ। सो दैट एक्चुअली सम्स अप द होल स्टोरी ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, इनफैक्ट आई कैन से कि इंडियन एथलीट्स दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती और टैलेंटेड एथलीट्स हैं, पर हमारे पास प्रोसेस, सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और हर एक इंडियन एथलीट इसका विक्टिम है। एंड इन स्टोरीज़ के बारे में आप ज़्यादा इसलिए नहीं सुनते क्योंकि अगर कोई भी एथलीट इसको लेकर ज़्यादा वोकल होगा तो उसकी फेडरेशन उसे बैन कर देगी या फिर उसकी सिलेक्शन में डिफ़िकल्टीज़ होंगी, जैसे विनेश फोगाट के साथ हुआ। अभी वो एशियन गेम के ट्रायल्स में हार गई। मतलब एक ओलंपिक मेडलिस्ट को यहाँ एशियन गेम के ट्रायल्स तक जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, उन्होंने कोर्ट के चक्कर लगाए तब जाके उन्हें मौका मिला। मतलब इतने मेंटल प्रेशर के साथ खेलना ऑलरेडी मुश्किल हो जाता है। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि जब हम एक खिलाड़ी को मेंटली हैरेस करेंगे और फिर वो जाके देश के लिए मेडल भी ले आए। बट आफ्टर स्कीम्स लाइक साई एंड टॉप्स हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट हुई है, बट अभी भी स्पोर्ट्स की बैकबोन जो कि एक ग्रास रूट लेवल, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है।